Assalamualaikum, dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with the second lecture of General and Molecular Genetics. So welcome to the lecture. लास्ट लेक्चर में जी हमने बात की थी जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन की, डिफरेंट सब डिवीजन्स ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें से जो है वो क्लासिकल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आर द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमने उनके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी, उनके कंपैरिजन की बात की थी, और इसके बाद हमने डिफरेंट साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में उसे डिस्कस किया था। मेजर कंट्रीब्यूशन वाज ऑफ ग्रिगोर मेंडल। और अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, जिसे जो है वो इन सारी टर्म्स को अंडरस्टैंड करना जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं जी हेरिडिटी और वेरिएशंस की। Here is a table showing differences between heredity and variation. Heredity is a transfer of traits, genetic material, all characteristics from parents to offspring or from one generation to another. Mechanism which lie behind all these transmission involved in the transmission of resemblances as well as variations, ठीक है। जो सिमिलैरिटीज़ हैं या जो भी डिफरेंसेस हैं वो तमाम जो है वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो भी है वो सब कुछ जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। जबकि वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस आर एक्चुअली चेंजेस which are present between siblings, between individuals और between or among population, ठीक है। तो वेरिएशन जो है वो डिफरेंसेस जो ट्रांसमिट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जेनेटिक मटेरियल में जो वेरिएशंस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं और वो ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं वेरिएशंस में, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज विच ब्रिंग्स द डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। हेरिडिटी इज नॉट इन्वॉल्व in any kind of variation, so it is not responsible for the diversity in population, while variation brings changes, so it is responsible for the diversity in population. As heredity brings no changes, so it has no influence on evolution, while variation brings a lot of changes to next generation, so it leads to microevolutionary changes by introducing new phenotypic changes in a species. Examples of heredity are flat feet versus arches, attached versus free air lobes, flower color, different kinds of flower color is inherited generation after generation, seed type, round or wrinkled, and different genetic diseases, जिन्हें जो है वो हम हेरिडिटी डिजीजेस भी कहते हैं, जो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस पास ऑन होती हैं। उसके अलावा अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो आई कलर का जो ट्रेट है, जैसे उसके अंदर वेराइटी ऑफ वेरिएशंस हमारे पास अवेलेबल है। डिफरेंट आई कलर जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर प्रेजेंट है और जनरेशंस आफ्टर जनरेशन जो है वो इसमें चेंज आता है। स्किन कलर की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरह जो है वो एक कॉन्टीन्यूस ट्रेट है, और हेयर कलर भी जो है वो हमारे पास वेरिएशंस की एग्जांपल है। डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर कलर भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा डिम्पल्स एंड फ्रैकल्स। हेरिडिटी इज अ सिंपल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, all resemblances, all differences which are present in the genetic material from one generation to another, from parents to offspring, while variations do transfer changes, okay, it causes diversity over next generations. So what is responsible for variations? 4 type of variations can occur. 4 तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो वेरिएशन आ सकती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सबसे पहली बात है जी म्यूटेशन। किसी भी तरह की जो है वो म्यूटेशन की वजह से जब जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन हो रही होती है, ठीक है, किसी भी और स्टेप पे म्यूटेशन की वजह से। उसके अलावा रैंडम फर्टिलाइजेशन की वजह से, पॉपुलेशन में जो है वो रैंडम मेटिंग की वजह से, या फिर उसके अलावा रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। जब मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो है वो क्रोमैटिड सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो है वहाँ पे भी वेरिएशंस आती हैं जो कि पास ऑन होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट आर ट्रेड्स। ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो जीन्स हमारे में, जो हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी जो है वो ट्रेट अगर हम बात करें तो किसी पर्सन का ब्लड टाइप कैसी है, उसका हेयर कलर कैसा है, उसके अलावा जेंडर क्या है, उसका हाइट कितनी है,
स्किन कलर क्या है, ये सब जो है वो ट्रेड्स हैं और ऑफ कोर्स जो है वो ये सारे एक्सप्रेस होते हैं। कहाँ से आते हैं इंफॉर्मेशन, कहाँ से आती है, जीन्स से। हमारे जीन्स में जो भी हाइट की जीन्स अवेलेबल हैं वो उसी तरह एक्सप्रेस करेंगी, ठीक है। स्किन कलर की जो सी जीन्स हैं वो एक्सप्रेस करके पर्टिकुलर स्किन कलर देंगी जो कि हमारा स्किन कलर का ट्रेट होगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिम्पल्स, फ्रैकल्स, अटैच्ड और फ्री एयर लूप्स, ये सारे जो हैं वो ट्रेड्स। जेंडर जो है वो यहाँ मेल हो सकता है या फीमेल। उसके अलावा हेयर कलर जो है, वेराइटी ऑफ हेयर कलर्स हमारे पास अवेलेबल है, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, इसके अलावा ब्लॉन्ड और ब्लैक के डिफरेंट शेड्स और ब्राउन के डिफरेंट शेड्स जो है वो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो है वो अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट इज़ अ कॉन्टीन्यूस ट्रेट, ठीक है। वेराइटी वेरिएशन जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पॉलीजेनेटिक ट्रेट की। ऐसा ट्रेट जो डिफरेंट मल्टीपल जीन्स जिससे कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। एक ट्रेट है जिसकी फिनोटाइप कहते हैं जी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस यानी कि वो पर्सन जो है वो कितना टॉल है, कितना शॉर्ट है, उसकी हाइट जो है वो कितनी है, हम मेजर करके बता सकते हैं कि 5 फीट है, 5.4 फीट है, 5.4 मीन्स 5 फीट एंड 4 इंचेस, या 6 फीट है या कितनी भी है, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस की जाती है, जो भी ट्रेट हमारा एक्सप्रेस होता है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो जीन से डीकोड होकर आती है। और अगर एक ही ट्रेट को मोर देन वन जीन्स यानी कि मल्टीपल जीन्स कंट्रोल कर रहे हो तो उसे हम पॉलीजेनेटिक ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ट्रेट की जो है वो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे कि अगेन हम हाइट की एग्जांपल ले लेते हैं तो 3 जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं अप टू 3 जीन्स या जिसकी 6 एलील्स होती हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट जो है वो लोकस पे प्रेजेंट होती हैं। और अब किसी भी पर्सन के पास वो 6 एलील्स में से कितनी डोमिनेंट हैं, कितनी रिसेसिव हैं, उसका नंबर जो है वो उसकी ग्रेट वेराइटी वेरी करती है। किसी के पास 5 डोमिनेंट हैं और 1 रिसेसिव एलील है, किसी के पास 4 डोमिनेंट 2 रिसेसिव एलील्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है वो एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। यानी कि हाइट की अगर हम बात करें, हाइट चार्ट अगर किसी भी पॉपुलेशन का हम बनाएं तो हमारे पास उसके अंदर एक प्रॉपर कॉन्टीन्यूस जो वेरिएशन जो है वो हमें विजिबल होगी कि 5 फीट की हाइट वाला पर्सन भी हमारे पास अवेलेबल होगा। अगर हम एक पॉपुलेशन का डाटा लें तो 5.1 वाला भी, 5.2, 5.3, 5.4 अप टू सो ऑन, ठीक है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ हम जाते जाएँ तो इसी तरह जो है वो स्किन कलर भी हमारे पास जो है वो एक पोली जेनेटिक ट्रेट है, ठीक है। और ये देखें जी, हाइट की अगर हम बात करें तो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। और इसके अलावा अगर हम स्किन कलर की बात करें तो भी हमारे पास जो है वेराइटी ऑफ स्किन कलर्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है और जीन्स क्या है, ठीक है। इनके डिफरेंसेस क्या हैं और कौन से जो है वो पोर्शंस को जो है वो हम किन नेम से जो है वो याद रखेंगे, ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी क्रोमोसोम या डीएनए, जिसे भी हम अपना हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। कभी हम कहते हैं जी डीएनए जो है वो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है जो कि ट्रांसफर होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फिर हम देखते हैं क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो है वो हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। और जब हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ जो है वो हाइड है, कहाँ से जो है वो डीकोड करके एक्सप्रेस होती हैं, तो हम बात करते हैं जीन की। तो इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम फर्दर बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले जो है वो हम एक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एनिमल सेल प्रेजेंट है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये रेड स्पॉट से विजिबल है। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी अगर हम बात करें तो हमारा जितना हेरिडिटी मटेरियल है वो सारा का सारा जो है सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो तब तो वो जो हेरिडिटी मटेरियल है, जो भी हमारे पास डीएनए है हमारा, वो क्रोमाटिन की फेज में होता है। यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स विजिबल हैं। तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में वो कब आता है, जब सेल जो है वो डिवीजन में जाता है, डिवाइडिंग स्टेज में जाता है, ठीक है। फिर अगर हम क्रोमोसोम्स को जूम करें तो क्रोमोसोम्स, ये देखिए जी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ विजिबल है। जैसे ही क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आता है तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास, ठीक है। फिर अगर हम क्रोमोसोम्स को जो है वो जूम इन करें, जूम करके देखें तो क्रोमोसोम्स पे जो है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो किसकी कंडेंसेशन से बनते हैं, डीएनए की कंडेंसेशन से, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जी हम डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉल पोर्शंस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के ही कुछ पोर्शन को हम जीन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे क्रोमोसोम का ये इतना सा पोर्शन एक जीन है, ठीक है। जो क्रोमोसोम का इतना सा पोर्शन है, जब हम उसे ओपन करते हैं यानी कि डीकंडेंस करते हैं, खोल कर देखते हैं, रिक्वाइलिंग करते हैं, तो वो क्या है जी, वो डीएनए ही होता है जो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आया होता है, ठीक है।
और उसी डीएनए का एक पोर्शन जब वो रिकंडेंस होके जो हमारे पास ओपन कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, जो है वो हम वही हमारे पास जीन होता है, ठीक है। और फर्दर जो है वो हम इन तीनों टर्म्स की सेपरेट स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स, कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है जी। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है, और ये जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस, ठीक है। और साथ साथ जो है वो हम इसको पिक्चर्स से भी देखेंगे। और फिलहाल हम देखते हैं जी डीएनए जब कॉइल होता है, हमने लास्ट डायग्राम में भी देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे बनते हैं जी, डीएनए की कॉइलिंग से। मैनी टाइम्स जब डीएनए कॉइल करता है और डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जी, हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है वो डीएनए कॉइल करता है और न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और वो न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो फर्दर जो है वो फर्दर कंडेंस होता जाता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है। और डिफरेंट स्पीशीज जो है हमारे पास उनके डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब हम देखते हैं जी डायग्रामेटिक व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ही हमारे पास एक एनिमल सेल है जिसके न्यूक्लियस यहाँ पे विजिबल है, एनिमल सेल का न्यूक्लियस। और ये हमारे पास एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और ये कंडेंस्ड पोर्शन या डेंस पोर्शन जो हमें नज़र आ रहा है, जिसकी जो है वो अपीयरेंस बाकी सारे पोर्शन से थोड़ी डिफर करती है, ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है जो कि डेंस रीजन है न्यूक्लियस के अंदर। और इसके अलावा ये जितना भी हमारे पास ये सारा स्कैटर्ड थ्रेड लाइक मटेरियल जो है वो नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा क्रोमैटिन है। यही क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होके जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है। और ये क्रोमैटिन सारा का सारा डीएनए है हमारे पास, जो कि सारा का सारा थ्रेड लाइक फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है। जैसे ही जब तक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब तक ये इसी तरह जो है वो जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जैसे ही जो है सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है और डिवाइडिंग फेज में जाता है, तो हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में ये सारा का सारा मटेरियल कॉइल होकर इन क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉइलिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम में। और नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे जी कैसे डीएनए से न्यूक्लियोसोम और कैसे क्रोमोसोम बनता है। ये है जी हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड। ये देखें जी डीएनए का स्ट्रक्चर भी हम आगे स्टडी करेंगे कि उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। ये डीएनए का स्ट्रैंड है और ये डीएनए जब जो है वो हमारे पास अभी ओपन फॉर्म में है, ये जैसे जैसे फर्दर जो है वो कंडेंस होना शुरू करता है, तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रही होंगी ये न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में आता है। ये येलो कलर के जो बीड्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो अटैच होती जाती हैं और फर्दर जो है उसे स्ट्रॉन्ग करती हैं, उसकी जो कॉइलिंग है और स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप होता जाता है और न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में आता है। और फिर फर्दर जो है ये सारे न्यूक्लियोसोम्स और ज़्यादा कंबाइन करके फर्दर और कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होते हुए ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं। ये क्रोमोसोम का वही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो हमने पहले देखा, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है जी? एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो समरी क्या है जी? डीएनए जब क्वाइल होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द, तो न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में आता है। और वही न्यूक्लियोसोम्स जब फर्दर कंडेंस होते हैं और स्ट्रेंथन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कंसंट्रेटेड स्ट्रक्चर है, तो वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें जनरल क्रोमोसोम के, तो ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, तो ये है कंडेंस्ड रीजन, स्पेसिफिक रीजन होता है जी सेंट्रोमियर। डीएनए का स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे जो है वो यहाँ से जो है दो क्रोमेटिड जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि दो क्रोमेटिड जो है वो ज्वाइन करके एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट आर्म है और ये इसकी लॉन्ग आर्म है। उसके अलावा जो है ये टीलोमियर्स हैं। टीलोमियर्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। कंपाउंड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि टेल पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम की। उसके अलावा अगर हम सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, तो मेटासेंट्रिक हो सकते हैं जिनके अंदर सेंटर में जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। सब मेटासेंट्रिक हो सकते हैं कि जिसमें सेंटर के करीब ही जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है। उसके अलावा एक्रोसेंट्रिक हो सकते हैं जिसमें जो है वो एक साइड पे जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, एक तरफ से जो है वो आर्म की लेंथ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और दूसरी तरफ से जो है वो काफ़ी लॉन्ग है। और उसके अलावा टीलोसेंट्रिक हो सकते हैं जिनका सेंट्रोमियर जो है वो टेल रीजन पे ही प्रेजेंट है, यानी कि टीलोमियर वाले पोर्शन में ही प्रेजेंट है।
लास्ट स्लाइड में जैसे हमने देखा जी क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर और वहाँ सेंट्रोमियर का स्ट्रक्चर, तो यही सेंट्रोमियर पोजीशन से जो है दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास दो क्रोमेटिड अवेलेबल हैं, जब इनकी डुप्लीकेशन हो जाएगी तो देखें पर्पल क्रोमेटिड से जो है वो डबल होने के बाद दो क्रोमेटिड बने हैं जो कि ज्वाइन कर गए हैं। दोनों पर्पल क्रोमेटिड सेंट्रोमियर वाले रीजन से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर गए हैं और इन्होंने एक क्रोमोसोम बना लिया। इसी तरह जो है वो ग्रीन क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर हम सेम कलर्ड क्रोमेटिड्स की बात करें, यानी कि जो एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड हैं, तो उन्हें हम आपस में कहते हैं जी सिस्टर क्रोमेटिड्स। जबकि अगर हम बात करें दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स की, एक पर्पल क्रोमेटिड और ग्रीन क्रोमेटिड, दोनों जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं, तो इन्हें जो है वो हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। फिर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं कि हर स्पीशी के अकॉर्डिंग, हर स्पीशी का जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो जिस भी स्पीशी का जितना जेनेटिक मटेरियल, जितना भी कंटेंट जेनेटिक मटेरियल का जिस स्पीशी के अंदर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है। जैसे ह्यूमन के अगर हम बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट हैं। अगर जनरली देखें तो 46 क्रोमोसोम। इन 23 पेयर्स में से आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक जो है वो दो पेयर जो है वो हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं हम, और इन दोनों में से कोई एक जो है वो एट अ टाइम प्रेजेंट होता है। अगर जेंडर जो है वो ऑफस्प्रिंग का जेंडर फीमेल है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्स एक्स वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और अगर जेंडर जो है वो मेल है तो उसके अंदर एक्स और वाई वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ये क्रोमोसोम जो है वो डिफर करता है जेंडर के अकॉर्डिंग, ये वाला पेयर। जबकि बाकी सारे जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो मेल्स और फीमेल यानी कि दोनों जेंडर में सेम होते हैं, और हम उन्हें कहते हैं जी ऑटोजोम्स, ठीक है। तो जो भी ऑटोजोम्स हैं वो दोनों जेंडर में सेम होंगे, इधर मेल और फीमेल। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अगर फीमेल जेंडर है तो उसके अंदर एक्स एक्स प्रेजेंट होगा, जबकि अगर मेल जेंडर है तो उसके अंदर एक्स वाई प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी डीएनए की। डीएनए क्या है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है ह्यूमंस के अलावा भी तमाम ऑर्गेनिजम्स में, तकरीबन तमाम ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनता कैसे है। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलके जो है वो चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे जो है वो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बनते हैं। फिर वो दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो डबल हेलिकल कॉइलिंग में जो है वो कॉइल कर जाते हैं, और उनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डीएनए के अंदर जो है वो तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, डेवलपमेंट की, फंक्शनिंग की, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, तमाम ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होते हैं वो सारे के सारे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोड्स की फॉर्म में हिडन होती है डीएनए के अंदर, जीन्स की फॉर्म में, ठीक है। फिर वही जीन्स जो है वो डी कोड होकर डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन्स जो है वो आगे जाके डिफरेंट ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं। डीएनए के जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने पहले डिस्कस किया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोटाइड जिसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक है जी हमारे पास शुगर शुगर है जी, हमारे पास डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट है हमारे पास। और कार्बन नंबर 2 पे जो है वो ऑक्सीजन एक रिमूव होती है, जिसकी वजह से एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से इसे हम डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं। और उसके साथ ही देखिए अगर हम कार्बन नंबर 1 पे जो है वो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ठीक है। और कार्बन नंबर 5 पे जाकर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो है वो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह फॉस्फेट ग्रुप है जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं जी ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये किस तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की फॉर्म में अरेंज होता है, और किस तरह जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो भी हमने पीछे देखा, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ये वही डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और उसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, ठीक है। और ये कार्बन नंबर 5 पे जाके हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। हम देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड, ये जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सब चेन फॉर्म में, एक न्यूक्लियोटाइड के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे के बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो अरेंज्ड है, ठीक है। और जो शुगर और फॉस्फेट्स है ना, शुगर फॉस्फेट, ठीक है, ये रिकरिंग प्रेजेंट है, पहले शुगर उसके बाद फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो है बैकबोन बनाते हैं,
पूरे मॉलिक्यूल की, ठीक है। एक बैकबोन, एक जो है वो स्ट्रैंड की बैकबोन इस तरफ और एक दूसरे स्ट्रैंड की ये बैकबोन, ठीक है। और जो बेसिस हैं जो कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है वो आपस में जो है वो बॉन्ड बनाती हैं। 4 तरह की हमारे पास बेसिस हैं जी, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन और गवानिन। इसमें से हमारे पास जो है वो एडिनिन और गवानिन जो है वो प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स ऐसी बेसिस हैं इनके डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल में जो भी बेस अटैच थी वो डबल रिंग थी, ठीक है, प्यूरिन। तो हर प्यूरिन जो है वो बॉन्ड बनाती है पिरिमिडिन के साथ, ठीक है। थायमिन और साइटोसिन जो है वो दोनों पिरिमिडिन्स हैं और एडिनिन जो है वो एक प्यूरिन है जो कि पेयर करती है थायमिन के साथ जो कि एक पिरिमिडिन है, ठीक है, बेस। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो एडिनिन अटैच है, एक जो है शुगर के साथ, डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ, जबकि दूसरी तरफ अटैच है थायामीन, ठीक है। एक प्यूरिन और उसके ऑपोजिट में एक पिरिमिडिन, ठीक है। और ये दोनों ए और टी से हम एडिनिन और थायामीन को रिप्रेजेंट करते हैं और एडिनिन और थायामीन आपस में 2 बॉन्ड्स बनाती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें साइटोसिन और गवानिन की, साइटोसिन और गवानीन की, तो इसमें से गवानीन जो है वो प्यूरिन है और साइटोसिन पिरिमिडिन है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होती हैं और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं आपस में, ठीक है। इस तरह जो है ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फिर क्वाइल करता है। जब इसकी बॉन्डिंग होती है तो उसके बाद ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है। ये देखें, अगर हम ये देखें, ये वाला सारा स्ट्रक्चर हमारे पास जैसे ही फर्दर क्वाइल होना शुरू हो जाता है तो ये इस तरह बॉन्ड्स यहाँ पे इस तरह शो की गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फर्दर क्वाइल होता हुआ कंसनट्रेटेड फॉर्म में आता जाता है, ठीक है। और ये फर्दर और ज़्यादा कंसनट्रेट होकर न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में जाता है। न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में जाने के बाद ये जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। नेक्स्ट हम फिर से समराइज कर लेते हैं कि डीएनए कैसे हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है वो रैप होके, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो पॉजिटिव प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है वो रैप होता जाता है और न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में आता है। और ये जितने येलो गोल्डन कलर की न्यूक्लियोसोम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एक फर्दर जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी जीन्स की। अ पोर्शन ऑफ डीएनए दैट डिटरमिन्स अ ट्रेट, ठीक है। तो जो भी ट्रेट हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो शो होते हैं, जिस भी तरह का हमारा हेयर कलर होता है, जिस भी तरह का स्किन कलर होता है, जिस तरीके जो उन सा भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो सारे के सारे ट्रेट्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो एक्सप्रेस होती है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो इन्फॉर्मेशन आती है जीन्स से, और वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में। और डीएनए के ही स्पेसिफिक पोर्शंस, डीएनए के कुछ कुछ पोर्शन को हम एक जीन कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जीन्स के। जीन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, पर्टिकुलर ट्रेड्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। टर्म जीन जो है वो सबसे पहले जोहानसन ने यूज़ की थी और उससे भी पहले जो है वो सबसे पहले जब जीन फैक्टर कहा जाता था जीन को, मेंडल ने जब ये डिस्कवर किए थे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसने उन्हें कहा था फैक्टर्स। लेकिन बाद में जो है वो जोहानसन ने इसको जीन का नेम दिया। और जीन्स जो हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है कि किस तरह जो है वो सेल्स किस तरह बिल्ड होंगे, कौन से प्रोटीन्स बनेंगी, वो कौन से ट्रेड्स को कंट्रोल करेंगी, और वो सारे के सारे जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग्स को, पेरेंट्स की तरफ। यहाँ पर देखें जी, सेल के अंदर अगेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और क्रोमोसोम्स की जब डीकंडेंसेशन की जाए तो डीएनए, और डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शन को हम क्या कहते हैं? जीन। डीएनए के कुछ पोर्शन को। डीएनए जो है वो हमारे पास जब उस डीएनए से हमारे पास जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस है जो जीन एक्सप्रेशन होता है। जीन एक्सप्रेशन ये है कि किस तरह जो है वो इंफॉर्मेशन जो हमारे जीन्स में है वो एक्सप्रेस होके ट्रेड्स की फॉर्म में जाती है, किस तरह जो है वो डीकोडिंग होती है उसकी और वो ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं। यानी कि अगर हमारे जीन के अंदर जो है वो हाइट का पर्टिकुलर ट्रेट है या हाइट के ट्रेट का पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, डीएनए में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि न्यू ऑफस्प्रिंग जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके हेयर कलर क्या होगा, उसकी आई कलर क्या होगा, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ स्टोर होती है। अब उस इंफॉर्मेशन को डिकोड कैसे किया जाता है? सेंट्रल डॉग्मा से। जीन एक्सप्रेशन है जो उसके 2 मेन स्टेप्स हैं। पहले में जो है वो डीएनए से क्या बनता है हमारे पास? पहले में हमारे पास बनता है जी डीएनए से आरएनए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और सेकेंड पार्ट इस के आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं हमारे पास, और इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर वो प्रोटीन्स जो हैं वो फर्दर सेल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, जो कि फर्दर जो है वो सेल की फंक्शनिंग में
एड करते हैं कि किस तरह जो है वो किस सेल ने, किस स्ट्रक्चर ने कैसे फंक्शन करना है, किस एंजाइम ने कैसे फंक्शन करना है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जीन से डिकोड होकर आती है। नेक्स्ट आर एलील्स, पार्टनर्स ऑफ अ जीन पेयर ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो एलील्स हैं वो एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है वो 2 फॉर्म्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो हम उन्हें मल्टीपल एलील्स कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वो मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल में आता है, और इसे हम इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। फिलहाल हम बात करें जी जो पार्टनर्स यानी कि 2 फॉर्म्स उसके प्रेजेंट होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेम स्ट्रक्चर वाले क्रोमोसोम यानी कि, और वो दोनों आते हैं एक आता है एक पेरेंट से और दूसरा दूसरे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, एक मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से। वही क्रोमोसोम नंबर एक दोनों पेरेंट्स का जो है वो एक एक पेरेंट से जो है वो आता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, और दोनों के ऊपर ही जो है वो एक एक एलील प्रेजेंट होती है उस जीन की, ठीक है। फिर वो जब दोनों क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो वो एलील्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं, मिलके उनका इफेक्ट शो होता है। अब अगर वो 2 तरह की हो सकती हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। वो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह एक्सप्रेस होती हैं। जो एक पेरेंट से आया क्रोमोसोम्स के ऊपर एक एलील है और जो दूसरे पेरेंट से आया उसके ऊपर दूसरी एलील है। अब वो दोनों एलील्स जो हैं वो मिल के कैसे एक्सप्रेशन शो करती हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हाइट ट्रेट की अगर हम बात करें पी प्लांट के अंदर, ठीक है, तो पी प्लांट के अंदर 2 प्लांट्स हैं जी हमारे पास, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। अगर मेल प्लांट टाल है और फीमेल प्लांट हमारे पास शॉर्ट है या ड्वार्फ है, ठीक है, तो हमारे पास जो हाइट ट्रेट का जो क्रोमोसोम आ रहा है मेल प्लांट से, उसके ऊपर जो हमारे पास एलील होगी वो टाल एलील होगी, ठीक है, हाइट की टाल एलील। जबकि जो है हमारे पास आ रहा है फीमेल प्लांट से, उसके ऊपर हमारे पास जो हाइट की एलील होगी वो शॉर्ट एलील होगी, ड्वार्फ ट्रेट वाली एलील होगी, ठीक है। जो टॉल एलील है उसे हम, टॉल जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। जो डोमिनेंट ट्रेट है उसे हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से। अगर टॉलनेस का ट्रेट है, हाइट का ट्रेट है, तो हम कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील के लिए यूज़ करेंगे और स्मॉल टी ही हम जो है वो रिसेसिव एलील के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रिसेसिव के लिए शॉर्ट है तो एस या ड्वार्फ है तो डी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जोन सा करेक्टर है, जैसे टॉलनेस का करेक्टर है, तो कैपिटल टी हम डोमिनेंट एलील के लिए और रिसेसिव एलील के लिए स्मॉल टी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर दोनों पेरेंट्स से एक पेरेंट से जो है वो कैपिटल टी पी प्लांट ने इनहेरिट किया और दूसरे पेरेंट से जो है वो पी प्लांट ने स्मॉल टी इनहेरिट किया है, तो अब नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है, नेक्स्ट जो पी प्लांट है उसके अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी जो है वो 2 एलील्स जो हैं वो एट अ टाइम प्रेजेंट हैं। अब वो दोनों एलील्स जो हैं वो दोनों क्रोमोसोम्स पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं उस पी प्लांट में, तो वो कैसे एक्सप्रेस होगा कि उसका कौन सा ट्रेड शो करेगा, आया कि वो टाल होगा, नेक्स्ट पी प्लांट यहाँ शॉर्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि वो एलील जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव के रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। टालनेस का ट्रेड जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट है, इसलिए अगर वो कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आ जाता है, यानी कि मेल पेरेंट से आई है उसके पास टालनेस की जीन एलील, और फीमेल पेरेंट्स के पास फीमेल पेरेंट की तरफ से आई है उसके पास ड्वार्फनेस की एलील, ठीक है। उसके बावजूद जब कैपिटल टी और स्मॉल टी कंबाइन करेंगे तो जो टालनेस है, जो टाल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और वो रिसेसिव ट्रेट को जो है वो हाइड कर लेगा और डोमिनेंट एलील ही जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगी, और जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास नेक्स्ट प्लांट जो है वो होगा टाल। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो है वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम शो किया गया है कि किस तरह जो है वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, किस तरह जो है वो एक ग्रोथ के जीन की 2 एलील्स हैं, एक प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पे और एक दूसरी पे, और ये एक क्रोमोसोम जो है वो एक पेरेंट से इनहेरिट होकर आया है ऑफस्प्रिंग में, यानी कि मेल पेरेंट से, और एक फीमेल पेरेंट से इनहेरिट होकर आया है ऑफस्प्रिंग में। इस तरह हेयर कलर का जो ट्रेट है उसकी जीन जो है वो प्रेजेंट है, जैसे उसकी एक एलील प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पे और दूसरी एलील प्रेजेंट है दूसरे क्रोमोसोम पे। इसी तरह ब्लड टाइप की जो जीन की एलील्स हैं वो जो है, वैसे तो हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो मल्टीपल एलीलिक है, तो वो हम उधर पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो उसकी एलील्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो भी एलील्स प्रेजेंट है फिर वो डिसाइड करती हैं कि फर्दर ट्रेट कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक साइड पे ब्राउन आई कलर की 2 जीन्स आई हैं, अगर ये ब्राउन आई कलर की जीन है एलील है और ये है जी ब्लू
आई कलर की, तो उनमें से जोन सा डोमिनेंट होगा वो आई कलर शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ये आई वाली एग्जांपल को जो है वो जूम करके अगर हम अलग से देखें तो अगर जो हमारे पास ब्राउन एक ऑफस्प्रिंग है, उसने एक क्रोमोसोम अपने मेल पेरेंट से इनहेरिट किया है, जबकि दूसरा क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से इनहेरिट किया है। जो मेल पेरेंट से इनहेरिट किया है उसके अंदर उसके पास आइज़ की जो जीन अलील आई है वो है ब्राउन आइज़ की, और जो उसने फीमेल पेरेंट से इनहेरिट किया उसमें ब्लू आइज़ की जीन है, अलील है। लेकिन उनमें से जो है वो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, डोमिनेंट जो है वो कलर आई कलर कौन सा है, ब्राउन कलर है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास आएगा वो होगा ब्राउन कलर्ड। ठीक है, और एक प्लांट की एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे हमने पीछे देखा था जी कि कलर टॉलनेस की हमारे पास आई थी जी, टॉलनेस की हमारे पास आया था जो न्यू ऑफस्प्रिंग आया था, उसके अंदर हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी था। जैसे यहाँ पे जो है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए है, कैपिटल ए जो है वो पर्पल कलर के लिए है, जबकि स्मॉल ए जो है वो वाइट कलर के लिए है। जब दोनों पेरेंट्स ही पर्पल कलर फ्लावर्स वाले थे और उन्होंने कैपिटल एलील्स ही पर्पल एलील्स ही जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को इनहेरिट की हैं, तो वो प्लांट तो ठीक है कि डायरेक्ट जो है वो डोमिनेंट है दोनों ही एलील्स, तो वो डोमिनेंट ट्रेट शो करेगा और वो पर्पल ही होगा। और इसी तरह अगर दोनों पेरेंट जो है वाइट फ्लावर थे और उन्होंने वाइट फ्लावर जो है वो अलील रिसेसिव अलील ही इनहेरिट की है, तो वो स्मॉल है रिसेसिव अलील का इफेक्ट ही शो करेगा और वाइट होगा। लेकिन अगर एक पेरेंट जो है वो पर्पल फ्लावर था, प्लांट का एक पेरेंट जो है वो पर्पल फ्लावर था और दूसरा जो है वो वाइट फ्लावर था, अब एक पेरेंट ने जो है वो पर्पल फ्लावर एलील जो है वो इनहेरिट किया, जबकि दूसरे पेरेंट ने वाइट फ्लावर एलील इनहेरिट किया। अब जब ये दोनों एलील्स मिलकर एक्सप्रेशन शो करेंगी तो क्या होगा, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और वो हाइड कर लेगा रिसेसिव वन को, और ये भी फ्लावर का कलर जो है हमारे पास पर्पल आएगा डोमिनेंस की वजह से। ठीक है, एलील्स की बेस पे अब हम देखेंगे किस तरह जो है वो हम ऑर्गेनिजम्स को होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस या हेमीजाइगस जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो होमोजाइगस जो है वो ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनके पास जो है वो सेम जो है वो एलील आएगी दोनों पेरेंट्स की तरफ से, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए जीन पेयर, यानी कि दोनों पेरेंट्स ही या तो उन्हें डोमिनेंट जीन इनहेरिट कर रहे हैं या फिर दोनों पेरेंट्स ही उन्हें रिसेसिव जीन इनहेरिट कर रहे हैं। तो दोनों डोमिनेंट जीन्स जो है डोमिनेंट एलील्स जो हैं जीन की वो डोमिनेंट इफेक्ट शो करेंगी और दोनों रिसेसिव एलील्स जो हैं उस जीन की रिसेसिव इफेक्ट शो करेंगी। लेकिन अब बात करते हैं हेटेरोजाइगस की। ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो अपने एक पेरेंट से जो है वो डिफरेंट एलील इनहेरिट करें, यानी कि एक पेरेंट से डोमिनेंट एलील इनहेरिट करें और दूसरे पेरेंट से जो है वो रिसेसिव एलील जो है वो इनहेरिट करें, तो उनके लिए क्या होगा जी, उनके लिए डोमिनेंस इस तरह से होगी कि जो उन दोनों में से डोमिनेंट वाली एलील होगी वो रिसेसिव के इफेक्ट को मास्क कर देगी, और जिसकी वजह से जो है वो अगर हमारे पास इस तरह का हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होगा तो उसमें भी डोमिनेंट ट्रेड शो होगा। जैसे पर्पल फ्लावर का ट्रेड डोमिनेंट है तो उस इंडिविजुअल के फ्लावर्स भी जो है वो पर्पल कलर के ही होंगे। हेमीजाइगस की बात करें तो हेमी मीन्स हाफ, तो उसके अंदर ऐसा है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर जो है वो एक टाइम पे उस जीन की जो है वो एक ही कॉपी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेल्स की बात करें तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है या वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उनमें से मोस्ट जीन्स की जो है वो उनके पास एक कॉपी प्रेजेंट होती है, दूसरी एक कॉपी यानी कि एक एलील प्रेजेंट होती है और दूसरी एलील प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम उन्हें हेमीजाइगस कहते हैं फॉर दैट ट्रेट। नेक्स्ट इज जीनोम। व्हाट इज जीनोम? जीनोम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट सेट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, कंप्लीट उसका जो है वो डीएनए, उसके तमाम जीन्स के साथ जो पूरा का पूरा उसका हेरिडिटी मटेरियल है उसे हम जीनोम कहते हैं। और जीनोम के अंदर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किस तरह से जो है वो नेक्स्ट इंडिविजुअल डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, किस तरह से जो है वो अपने तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो अगर ह्यूमन के इंटायर जीनोम यानी कि पूरे ह्यूमन बीइंग के सारे सेल्स के सारे डीएनए की अगर हम बात करें, सेल्स के अंदर जो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है सब सेल्स के। ठीक है, जीनोम जो है वो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शंस जो है वो नहीं आते कि जो एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, जीन के सारे पोर्शन और डीएनए के सारे पोर्शन जो कि आगे जाके एक्सप्रेस करके प्रोटीन्स बनाते हैं या नहीं बनाते। ठीक है, कोडिंग रीजन्स वो होते हैं जो कोड करके आगे जाके जो है वो एक्सप्रेस कर जाते हैं, एक्सप्रेशन शो करते हैं और डिफरेंट ट्रेड्स
जो है वो डिफरेंट ट्रेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन नॉन कोडिंग रीजन्स वो होते हैं जो कि हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में रहते हैं, जो क्रोमोसोम की फॉर्म में जाते ही नहीं है और वो एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है वो भी जो है वो जीनोम उसी इंडिविजुअल के जीनोम में आता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसे हम सेपरेट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम भी कह सकते हैं। और इसी तरह जो है वो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है उसे क्लोरोप्लास्ट का जीनोम भी कह सकते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल का जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किसी भी एनिमल का जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या प्लांट का क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है तो वो उसी जो है वो इंडिविजुअल के डीएनए के अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप जो है वो क्या है, हमारे पास सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि जीन्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जो जीन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्म में अवेलेबल है, कोड्स की फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में, वो सारी हमारे पास जीनोटाइप है। जबकि जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास ट्रेट्स का, जो फिजिकल अपीयरेंस आती है, जो मॉर्फोलॉजी आती है, जो बिहेवियर आता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो रिजल्ट है उसका, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप डिटरमिन करने के लिए ऑफ कोर्स हमें जीनोटिपिक मेथड्स की ज़रूरत होगी कि डीएनए का जो है वो सारा का सारा सीक्वेंस या वहाँ स्ट्रक्चर वगैरह देखने के लिए। जबकि फिनोटाइप देखने के लिए जो है वो हम आउटवर्ड कैरेक्टर्स यानी कि जो ज़ाहरी हमारी खसूसियात हैं उन्हें हम देख के जो है वो देख सकते हैं कि क्या फिनोटाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारे पास हेयर कलर का ट्रेट है तो किसी भी इंडिविजुअल का हेयर कलर देख के हम हेयर कलर जो है उसकी फिनोटाइप है, ठीक है। तो हेयर कलर देख के हम ईजिली बता सकते हैं कि इसका फिनोटाइप क्या है। इस हेयर कलर का ब्लैक हेयर्ड है, ब्राउन हेयर्ड है, ब्लॉन्ड है, क्या है। लेकिन जो है वो जीनोटिप जीन्स उसका जीन देखने के लिए कि हेयर कलर का जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, वो सारा का सारा देखने के लिए हमें जीनोटिपिक मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जीनोटाइप जो है वो सारी की सारी जीन सीक्वेंसेस पे डिपेंड करती है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो एक्सप्रेस करेगी आगे जाके। लेकिन जो है वो फिनोटाइप कैसे बनती है, फिनोटाइप जो है वो पहली बात तो जीनोटाइप से बनती है और दूसरी बात कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से ऐसे जो है वो हमारे ट्रेड्स हैं जो हमारा जिसके ऊपर हमारा जो है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी काउंट होता है, जैसे इंटेलिजेंस आ जाती है, थिंकिंग एबिलिटीज़ वगैरह, ठीक है। और जीनोटाइप जो है वो इनहेरिट होती है ऑफस्प्रिंग्स को, जबकि फिनोटाइप इनहेरिट नहीं होती। जीनोटाइप इनहेरिट होती है और उसी से जो है वो उनकी अपनी फिनोटाइप जो है वो बनती है। Genotype consists of all the hereditary information that is expressed and that is in the expressed and suppressed genes, ठीक है। तो जैसे हमने जीनोम की बात की थी कि उसमें तमाम कोडिंग और अनकोडेड रीजन्स आ जाते हैं डीएनए के, जीन्स के, जो कि आगे जाके एक्सप्रेस हों या ना हो या हमेशा जो है वो सप्रेस ही रहें। लेकिन फिनोटाइप ऑफ कोर्स सिर्फ जो है वो ही ट्रेट्स हैं जो एक्सप्रेस होके जीन से जो है वो डी कोड होके फाइनली एक्सप्रेस होके हमारे सामने आते हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जो है वो आई कलर की एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरह जो है वो किसी भी डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोर्शन पे जो है वो आई कलर का जीन जो है वो लोकेटेड है, उसकी डिफरेंट एलील्स लोकेटेड है, और फिर वो किस तरह जो है एक्सप्रेशन शो करता है। और डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट एरियाज़ में लोगों के जो है वो डिफरेंट आई कलर्स होते हैं। इनफैक्ट सेम फैमिली में भी जो है वो रन करते हैं, डिफरेंट आई कलर्स रिपीट होते रहते हैं। हैप्लॉइड वर्सेस डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टर्म्स की अगर हम बात करें तो डिप्लॉइड हमारे पास 2n है, यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। n जो है वो हमारे पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए यूज होता है, सिंबल n, ठीक है। तो अगर डिप्लॉइड है हमारे पास कोई इंडिविजुअल, इसका मतलब है कि उसके अंदर उसी क्रोमोसोम के 2 सेट, उस तरह के सेम 2 सेट मौजूद हैं, ठीक है। एक सेट जो है यूजुअली जो है वो एक पेरेंट से आ रहा है और दूसरा सेट दूसरे पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में जो है वो एक सेट आता है जी फादर से और एक सेट मदर से ऑफस्प्रिंग में, और 23 क्रोमोसोम्स फादर से और 23 क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, और फिर वो जो है वो पेयर करके होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में भी आते हैं और उन्हें टोटल नंबर जो है वो इंश्योर करते हैं 46। सोमैटिक सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के जनरल बॉडी सेल्स होते हैं। जनरल बॉडी सेल्स का मतलब है कि वो सारे सेल्स जो गेमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। जर्म सेल्स वो होते हैं जो गेमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम जर्म सेल्स के अलावा बात करें तो बाकी के सारे सेल्स जो हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं और वो डिप्लॉइड होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी के जनरल सेल्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
लेकिन अगर हम बात करें जी हैप्लॉइड सेट की तो उसके अंदर ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हैप्लॉइड हो ह्यूमन सेल तो वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे उसके अंदर। और हैप्लॉइड ह्यूमन सेल कब बनता है? जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब एग्स और स्पर्म बनते हैं तो मियोसिस से जो है वो नंबर रिड्यूस हो जाता है और दोनों जो एग और स्पर्म हैं दोनों के अंदर ही जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बाद में जो है वो स्पीशी के क्रोमोसोम नंबर को इंश्योर करते हैं कि जब ये एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन में कंबाइन करते हैं तो दोबारा से जो है वो ह्यूमन की स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर यानी कि 46 क्रोमोसोम का नंबर जो है वो अगेन रीस्टोर करते हैं। और ये ऐसा केस जो है सिर्फ जर्म सेल्स में है। एग्जांपल भी इसकी वही है गैमेट्स यानी कि स्पर्म और एग की फॉर्मेशन के टाइम पे। डायग्राम में अगर देख लें तो अगर एक कॉपी है किसी भी क्रोमोसोम की तो वो हमारे पास हैप्लॉइड है। और अगर डबल कॉपीज अवेलेबल हैं उसी सेम क्रोमोसोम की यानी कि जैसे पर्पल क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास जब 2 हो गई हैं उसकी कॉपीज, एक लाइट एक डार्क, तो इसका यह मतलब है कि एक जो है वो एक पेरेंट से इनहेरिट होकर आ रही है और दूसरी दूसरे पेरेंट से। इसी तरह ब्लू और इसी तरह ग्रीन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज हमने सारी की सारी इंपॉर्टेंट जेनेटिक टर्म्स के बारे में देखा, ठीक है। और अब जो है इंशाल्लाह हमें फर्दर लेक्चर्स में जब इन टर्म्स का जिक्र आएगा तो आप लोगों को जो है वो समझने में मुश्किल नहीं होगी और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझने आसान हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।